हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक माइक्रो प्रोपगेशन। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोपगेशन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, और मेन स्टेजेस, कल्चर मीडियम और कल्चर टेक्निक्स। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन। इससे पहले हम पूछते हैं आपसे कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन है मतलब सूक्ष्म प्रवर्धन, उसके फादर कौन है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, वरना लास्ट तक वीडियो देखिए, हम उसमें आपको बताते हैं। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। माइक्रो प्रोपगेशन है वो टर्म यूज किया गया है किसके लिए, प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए। फॉर एवरी स्मॉल फॉर वेरी स्मॉल प्लांट्स पार्ट्स टिश्यूज और सेल्स विच आर ग्रोन असेक्सुअली इन द ट्यूब्स और कंटेनर्स। किसके द्वारा प्लांट्स का प्रोडक्शन, किसके द्वारा, छोटे से प्लांट के पार्ट्स के द्वारा, जैसे कि टिश्यू या फिर सेल, जिसको हम क्या करते हैं असेक्सुअली, किसी ट्यूब में, मतलब बीजों के द्वारा ना करके हम किसी पार्ट प्लांट का पार्ट लेते हैं, जैसे टिश्यू या सेल ले ली, मतलब छोटा सा छोटा पार्ट प्लांट का, जिससे कि हम पूरा पौधा तैयार कर सकें किसी ट्यूब या फिर कंटेनर में, अंडर कंट्रोल न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंटल एंड एसेप्टिक कंडीशन। मतलब कि जो इन्वायरमेंटल उसके लिए जो कंडीशंस चाहिए हैं उनके अंदर, और जो न्यूट्रिशनल जो कंटेंट चाहिए वो सब उसके मतलब ट्यूब या फिर कंटेनर में प्रोवाइड करा के हम क्या करते हैं, एक प्लांट ग्रो करते हैं इस टेक्निक के द्वारा। और all biological principles of micropropagation techniques are based on the occurrence और full potential of the cell। जो माइक्रो प्रोपगेशन के टेक्निक है वो बायोलॉजिकली पूरी डिपेंड करती है किस पे, सेल के जो सेल के पोटेंशियल पे। which means that a plant cell has the potential to arise as a fully grown plant with various organs। मतलब कि एक जो सेल होती है किसी प्लांट्स की, वो क्या करती है, मतलब पूरे के पूरे पौधे के सभी अंगों को, मतलब ऑर्गन्स को डिफाइन करने की क्षमता रखती है, पोटेंशियल रखती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या क्या है माइक्रो प्रोग्रेशन। पहला एडवांटेज, प्रोडक्शन ऑफ मोर प्लांट्स इन लेस टाइम। सबसे पहला और सबसे मतलब सुविधाजनक यही है कि मतलब इस टेक्निक के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और कम से कम समय में ग्रो करा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट्स, प्लांट्स को हम डिसीज फ्री ग्रो करा सकते हैं। मतलब कि अभी देखा आपने पीछे कि माइक्रो प्रोपगेशन में क्या करते हैं, मतलब छोटे से छोटा पार्ट को यूज करते हैं। तो हम वो पार्ट चुनेंगे जो मतलब डिसीज फ्री हो, और उससे कैसे डिसीज फ्री प्लांट्स ग्रो होंगे। ईयर राउंड नर्सरी प्रोडक्शन, मतलब कि पूरी साल, मतलब हम नर्सरी प्रोडक्शन कर सकते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा, अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब हम उसे जो नेचुरली कंडीशन है वो उसे प्रोवाइड कराएंगे, कैसे, आर्टिफिशियल द्वारा। ट्यूब्स या कंटेनर्स में उसे ग्रो करा के हम पूरी साल नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यूजफुल इन प्रोपगेशन ऑफ डायोसियस प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स डायोसियस हैं, मतलब कि जिनमें सिर्फ एंथर या फिर स्टेमन पाया जाता है, उसके स्टाइल पाई जाती है, उन प्लांट्स से भी हम इस माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक के द्वारा प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। द रिप्रोडक्टिव या ब्रीडिंग साइकिल इज शॉर्टेंड, इस प्रोसेस के द्वारा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो बहुत छोटी होती है। यूजफुल इन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन मतलब कि यानी कि जो प्लांट होता है उसका जो जर्म प्लाज्म होता है उसको कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करने, उसको हम संरक्षण कर सकते हैं। क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ पेरेंटल स्टॉक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, जो क्लोनल प्रोपगेशन है किसका, पेरेंटल स्टॉक का, फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इसके द्वारा हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है उसका भी यूज कर सकते हैं। और अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन,
सबसे पहला तो इसका यही कि एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा खर्चीला है, एंड सोफेस्टिकेटेड फैसिलिटीज, ट्रेंड पर्सन्स एंड स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स आर यूज्ड। इसका मतलब ये है कि ये टेक्निक जो है माइक्रो प्रोपेगेशन की एक्सपेंसिव है मतलब महंगी है, सोफेस्टिकेटेड मतलब जटिल है, फैसिलिटीज चाहिए इसके लिए, ट्रेंड पर्सन चाहिए मतलब ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इसको मतलब भली भांति जानता हो, ट्रेंड हो इस मतलब सेक्टर में, एंड स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, और कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज होती हैं इसके अंदर। और सेकंड इसका है कि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो अभी बताया ना एक्सपेंसिव, उसी तरीके से मतलब इसके जो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट है, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। कंटेमिनेशन एंड इंसेक्ट इन्फेस्टेशन कैन कॉज हाई लॉसेज इन ए शॉर्ट टाइम। कंटेमिनेशन मतलब कि अस्वच्छता, और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन मतलब कि अगर कीड़ों का कोई प्रकोप हो गया तो बहुत छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा हाई लॉसेस हो जाएंगे। चौथा इसका पॉइंट है हायर लेवल ऑफ सोमेटिक वेरिएशन, मतलब कि जो सेल द्वारा वेरिएशन होते हैं, सोमेटिक वेरिएशन मतलब कि बहुत ज़्यादा भिन्नता आ सकती है। पुअर स्टेबलाइजमेंट ऑफ द प्लांटलेट्स इन द फील्ड, जो प्लांटलेट्स होते हैं मतलब जो पौधे नए तैयार होते हैं उनको हम फील्ड में जब ट्रांसप्लांट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसा चांस हो सकता है कि मतलब उसमें बहुत से ज़्यादा पौधे सूख भी सकते हैं, जिससे कि क्या मतलब पुअर स्टेबलाइजमेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हायर लेबर इनपुट्स मतलब जो लेबर होगी उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, लेबर मतलब नंबर ऑफ लेबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर्स हाई हो सकती है, जो कि इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इसमें स्टेजेस कितनी है वो हम देखते हैं। पहली स्टेज जीरो, स्टेज जीरो पे क्या होता है, मतलब सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट फॉर एक्स प्लांट। जो मदर प्लांट होती है उसका हम सिलेक्शन करते हैं किसके लिए, एक्स प्लांट बनाने के लिए। एक्स प्लांट कौन सा होता है, जो हम माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब टेक्निक के यूज करके हम जो प्लांट तैयार करेंगे उसे कहते हैं एक्स प्लांट। द मदर प्लांट फ्रॉम विच द एक्स प्लांट्स आर टू बी आइसोलेटेड शुड बी, मतलब जो मदर प्लांट हम सेलेक्ट करेंगे एक्स प्लांट के लिए आइसोलेटेड करने के लिए, वो कैसी होने चाहिए, उसके अंदर कैरेक्टर्स होने चाहिए, ए सर्टिफाइड एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजायर्ड स्पीसीज और वेराइटीज। मदर प्लांट कैसा होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजायर्ड स्पीसीज, मतलब कि उस वैरायटी का और उस स्पीसीज का मतलब सारे उसमें गुण होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ट्रू। सेकेंड पॉइंट इसका है हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम द पेस्ट एंड डिसीजेज, कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, मतलब स्वस्थ पौधा होना चाहिए जो हम सेलेक्ट करेंगे, वरना क्या होगा, जो हमारे नए प्लांटलेट्स ग्रो करेंगे वो अनहेल्दी होंगे अगर हेल्दी प्लांट्स नहीं हुआ तो इसके लिए कैसा चाहिए, हमें हेल्दी प्लांट्स चाहिए। और फ्री फ्रॉम द पेस्ट एंड डिसीजेस, किससे, मतलब पेस्ट और डिसीजेस से फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, कोई भी कीड़ा मतलब उस पर अटैक ना करे, ऐसा होना चाहिए। मस्ट बी विगरस एनफ, मतलब बहुत ज़्यादा ईल्ड वाला होना चाहिए, जिससे कि हमें कम समय में ज़्यादा ईल्ड मिल सके। ये कंप्लीट हो गई हमारी जीरो स्टेज। अब हम बढ़ते हैं स्टेज फर्स्ट की तरफ। स्टेज फर्स्ट कौन सी है, एक्स प्लांट स्टेबलाइजमेंट इन द कल्चर मीडियम। इसमें क्या है कि एक्स प्लांट जो है उसको हम स्टेबलाइजमेंट करेंगे किसमें, कल्चर मीडियम में। ड्यूरिंग दिस स्टेप द टिश्यू इज ग्रोन इन ए सुइटेबल कल्चर मीडियम, प्रेफरेबली अगर बेस्ड मीडियम फॉर एक्टिवेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में जो हमने टिश्यू सेपरेट किया, आइसोलेट किया है, उसको हम ग्रो कराएंगे किसमें, सुइटेबल कल्चर मीडियम में, जो कि अगर बेस्ड होगा। अगर क्या होता है कि NaCl का एक सॉल्यूशन होता है, और एक्टिवेशन एंड मल्टीप्लिकेशन किसके लिए, फॉर एक्टिवेशन मतलब कि जो हमने टिश्यू रखा है उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए, और उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि स्टेजेस दी हुई हैं। स्टेज जीरो, स्टेज जीरो पे क्या है, एक्स प्लांट को
एक्सप्लांट का जो सोर्स है यानी कि मदर प्लांट, वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेज 1 पे जो सूट है उससे हम कल्चर मीडियम में रखेंगे, मतलब जो टिश्यू हमने सेपरेट किया है या सेल सेपरेट की है उसे हम कल्चर मीडियम में स्टेबलाइज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टेज सेकंड में सब कल्चर टू मल्टीप्लाई माइक्रो 4 to 8 वीक के लिए साइकिल है। इसमें क्या होगा, मतलब जो हमने टिश्यूज रखे हैं वो हल्के हल्के ग्रो करना शुरू कर देंगे। स्टेज थर्ड में इसमें क्या होगा, रूट फॉर्मेशन होगा जो कि 4 to 8 वीक के लिए रखेंगे। और स्टेज 4 इसमें एक्लिमाइजेशन, यानी कि हम प्लांट्स को वहां से जो हमारा मीडियम उससे सेपरेट करके और हम फील्ड में ग्रो कराएंगे नर्सरी में। और उसके बाद हम प्लांट्स को मतलब फील्ड में ग्रो करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है स्टेज सेकंड, proliferation and multiplication. In this stage, repeated subcultures are performed to the encourage more proliferation, which largely depends on a combination of growth regulators. The duration of this phase is unlimited and largely depends on the choice of propagator. In this stage, repeated subcultures are performed to the encourage more proliferation. More proliferation मतलब कि बहुत से ज़्यादा, मतलब जो टिश्यू हमने उसमें इम्प्लांट किया है, स्टेबलाइज किया है, उससे क्या होगा, बहुत से जो एक हमने टिश्यू रखा है उससे कई मतलब प्लांटलेट्स बनेंगे। प्रोलाइफरेशन मतलब कि बहुत से ही मतलब जीवन मिलने वाला पौधों को। विच लार्जली डिपेंड्स ऑन द कम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि किस पे मतलब लार्जली डिपेंड करेगा, ग्रोथ रेगुलेटर्स पे। द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज अनलिमिटेड एंड लार्जली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द प्रोपेगेटर। जो इसका टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो किस पे मतलब कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, जो कि लार्जली डिपेंड करेगी किस पे, जो हमने प्रोपेगेटर चॉइस किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब है स्टेज थर्ड, इसमें क्या करेंगे, प्लांट स्टेबलाइजमेंट एंड रूटिंग। जो प्लांट हमारा तैयार हुआ है, ग्रो करके प्लांटलेट्स तैयार हुआ है, उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और उसमें क्या होगी, रूटिंग। इन दिस स्टेज द सिलेक्टेड प्लांट्स आर फोर्स्ड टू रूट। जो प्लांट जो हमने सेलेक्ट किया है वो क्या करेगा, रूट के लिए फोर्स्ड करेगा। विच कैन बी अचीव्ड बाय द मॉडिफाइंग द मीडिया एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो मतलब रूट्स कैसे डेवलप होना शुरू होंगी, जो हमने जो कल्चर मीडिया सेलेक्ट किया उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसमें रूट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, उनका कंसंट्रेशन कैसा करेंगे, थोड़ा इंक्रीज करेंगे। फिर क्या होगा, जो रूट्स है प्लांटलेट्स की वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। और सेकंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोकाइनिन एंड शुगर आर लोअर्ड। जो कंसंट्रेशन है किसका, साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन क्या है, एक हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। एंड शुगर कंटेंट है इसका, क्या करेंगे, कंसंट्रेशन हम करेंगे, लोअर करेंगे। एंड द ऑक्सीजन एंड लाइट इंटेंसिटी आर इंक्रीज्ड इन द लेबोरेटरी। जो लाइट इंटेंसिटी है और ऑक्सीजन हार्मोन है उसे हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे लेबोरेटरी में, टू इनिशिएट द फोटोसिंथेसिस एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली। जो किसके लिए करेंगे, जो लाइट चाहिए किसके लिए हमें, फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो क्या करेंगे, हमारे प्लांट को फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगी। और जब फूड सिंथेसिस होगा तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो मतलब प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। एक साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एक साथ दिखाई देंगी। उसके बाद स्टेज है 4, जिसमें क्या होता है, एक्लिमेटाइजेशन और हार्डनिंग। द प्लांटलेट्स डेवलप इन द कल्चर ट्यूब्स आर एक्लिमेटाइज्ड to specific environment having a high humidity, low light level and a constant temperature। जो प्लांटलेट्स हैं डेवलप हुए हैं कल्चर ट्यूब्स में,
उनके लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। हैविंग ए हाई ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता ज़्यादा चाहिए, और लो लाइट लेवल मतलब कि कम लाइट चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। बी साइड्स द रूट्स डेवलप इन द इन विट्रो आर हेयरलेस। जो रूट्स डेवलप हुई हैं किसमें, इनविट्रो मतलब कि जो इनविट्रो होता है कि मतलब कोई चीज लेबोरेटरी में तैयार करना, मतलब आर्टिफिशियल सराउंडिंग में तैयार करना। आर हेयरलेस यानी कि उनमें जो रूट हेयर होते हैं वो absent होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। एंड हेंस डेलिकेट रिक्वायरिंग केयर ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम द कल्चर मीडियम, जो कि क्या करता है, रिक्वायर करता है क्या, ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम द कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम से प्लांटलेट्स को ट्रांसफर करते समय केयर बहुत ज़्यादा मतलब रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें रूट शेयर होते नहीं है, और डेवलप कराने के लिए बहुत केयरफुली हमें प्लांटलेट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है। टू हैव बेटर सर्वाइवल रेट द प्लांटलेट्स में बी ट्रांसफर टू द कंटेनर kept in the mist chamber where the relative humidity is maintained at higher order. In vitro rooted plants are removed from the culture vessel and the agar is washed away completely to remove a potential source of contamination. In vitro rooted plants are removed from the culture vessel. जो इन विट्रो मीडियम में जो रूटेड प्लांट ग्रो हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, कल्चर वेसल से रिमूव कर लेंगे। एंड अगर इज बास्ड अवे कंप्लीटली टू रिमूव पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, जो अगर बेस्ड हमारा सॉल्यूशन था कल्चर मीडियम में, उसको हम क्या करेंगे, फुल्ली बास्ड कर देंगे, मतलब कि धुल देंगे, रिमूव कर देंगे कंटामिनेशन से बचाने के लिए। और अब देखते हैं कि कल्चर मीडियम आखिर होता क्या है। सक्सेस इन द टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ द टिश्यू कल्चर methods depends on the selection of the appropriate culture medium। मतलब कि जो सक्सेस है किसका, सफलता डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की, हमारे टिश्यू कल्चर की, जो हम उसमें सिलेक्शन करते हैं किसका, एक मीडियम का यूज करते हैं, एप्रोप्रिएट कल्चर मीडियम। जो कल्चर मीडियम हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सक्सेस पाते हैं, मतलब कितना सफलता पाते हैं। जो टेक्नोलॉजी हमने यूज किया, एप्लीकेशन यूज किया है टिश्यू कल्चर के लिए, तो उसके मेन किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कल्चर मीडियम के ऊपर। which meets the nutritional requirements for of cultured cells and tissues, जो क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशनल एंड कल्चर ऑफ द कल्चर्ड सेल्स एंड टिश्यूज। जो सेल्स और टिश्यूज हैं जो हमने कल्चर मीडियम में मतलब स्टेबलाइज किए हैं, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज वहां से रिक्वायर करते हैं, गेन करते हैं। और सेकंड पॉइंट है इसका, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट मीडिया आर। जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसका मतलब बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आर इनऑर्गेनिक साल्ट्स। इनऑर्गेनिक साल्ट्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स, अगर फोर सॉलिड मीडियम एंड वाटर। अदर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस compounds, organic acids and complex substances may be important but are optional। इनऑर्गेनिक साल्ट्स कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स, अगर्स। एंड अदर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कौन कौन से आ गए, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो गए, जो कि हम किसमें, कल्चर मीडियम में यूज करते हैं। अब देखते हैं कल्चर टेक्निक्स। कल्चर टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, वेरियस कल्चर टेक्निक्स सच एज, कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें माइक्रो प्रोपेगेशन में यूज होती हैं। मेरिस्टेम कल्चर, सेकेंड है कैलस कल्चर, थर्ड है सक्स सेल कल्चर, फोर्थ एम्ब्रियो कल्चर, फिफ्थ एंथर कल्चर, और सिक्स है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब हम इन जो 6 दिए हुए हैं कल्चर टेक्निक्स, इन सबको एक एक करके समझते हैं, डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट कल्चर है हमारा मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है, मेरिस्टेम कल्चर इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ द बोथ शूट टिप
एंड ऑक्सिलरी वर्ड। मेरिस्टेम कल्चर में क्या है, जो सूट टिप होगा प्लांट का वो और एक्सिलरी वर्ड्स मतलब जो नई नई बर्ड्स निकलती हैं वो क्या करती हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पायनियरिंग वाई द मॉरल इन 1950, जो मॉरल थे उन्होंने पायनियरिंग की थी कब, 1950 में। द बेसिस फॉर ए टेक्निक known as the meristem tip culturing used short shoot tip consisting of an apical dome with one or two leaf primordia, जिसका साइज कितना 0.1 mm टू 0.5 mm। किसने किया था, मॉरल ने पायनियरिंग की थी 1950 में। सेकेंड है इसका, मेरिस्टेम टिप कल्चर्स आर नाउ रूटीनली बिगिन यूज्ड मेनली इन horticultural crops for the eradication of viruses from the infected materials। जो मेरिस्टेम टिप कल्चर है वो किसमें यूज किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में। किस लिए, जो वायरसेस है उनका इरेडिकेशन मतलब उनको रिमूव करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए, फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल, इन्फेक्टेड मटेरियल से बचने के लिए। और द वायरस either does not invade easily or does not multiply rapidly in young meristematic tissue। किस लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर यूज होता है, मेरिस्टेम कल्चर, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो जल्दी से या इजीली किसमें मल्टीप्लाई नहीं होते हैं रेपिडली, जो यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पे होते हैं, जो सूट टिप होती है उसमें होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मतलब जो नई नई छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। A simple nutrient medium consisting only of salts, sucrose, and vitamins is used to reduce the callus formation. Gibberellic acid is often needed to promote the adequate growth, and NAA may be needed to encourage the root formation. Root formation के लिए कौन सा NAA यूज हो सकता है, ये क्या है, एक एसिड ग्रोथ हार्मोन है, किसके लिए, रूट के लिए। और इसमें न्यूट्रिएंट्स मीडियम में क्या क्या यूज होता है, साल्ट्स, सुक्रोज एंड विटामिन इज यूज्ड टू रिड्यूस द, किस लिए, कैलस कल्चर। जिब्रेलिक एसिड यूज फॉर द प्रमोट एडुकेट ग्रोथ। जिब्रेलिक एसिड किस लिए यूज होता है, मतलब जो प्लांटलेट्स है हमारा उसकी ग्रोथ के लिए। ये फिगर दिया हुआ है मेरिस्टेमेटिक कल्चर का, इसे आप लोग ध्यान से देख लेना। और आगे बढ़ते हैं कैलस कल्चर पे। कैलस कल्चर सेकेंड है वो कैलस कल्चर है। कैलस कल्चर में क्या होता है, ए पीस ऑफ स्टेराइल प्लांट टिश्यू ऑफ लिविंग सेल्स इज ट्रांसफर्ड टू द कल्चर मीडियम टू इंड्यूस कैलस प्रोलाइफरेशन। एक पीस किसका, स्टेराइल प्लांट टिश्यूज का, लिविंग सेल होती है वो, उसे कैसे मतलब कल्चर मीडियम में किस इंड्यूस कराते हैं, किसके लिए, कैलस प्रोलाइफरेशन के लिए। प्रोलाइफरेशन अभी हमने थोड़ा पीछे बताया था, क्या होता है, मतलब कि कोई एक चीज़ है उससे हम कई चीज़ें मतलब कि उससे उसे लाइफ प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि एक ये था और हमने इससे कई प्लांट्स डेवलप कराए, ठीक है। सब कल्चर्स आर देन परफॉर्म्ड ऑन ए मीडियम विद और विदाउट ग्रोथ रेगुलेटर कंसंट्रेशन eventually resulting in the external organs or embryos. Some cultures are then performed on a medium with or without growth regulators। यानी कि जो सब कल्चर्स हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मीडियम के साथ में परफॉर्म करते हैं विद और विदाउट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ या फिर उनके ना साथ होने पर भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एम्ब्रियोज को क्या करते हैं, रिजल्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। इन दिस इन द फाइनल स्टेज regenerated plants are removed from the in vitro culture and gradually exposed to the external environment so that the plants become fully autotrophic। इन द फाइनल स्टेज में क्या होता है, रीजनरेटेड जो प्लांट्स हैं हमारे उन्हें हम रिमूव कर लेते हैं इन विट्रो कल्चर से और उन्हें एक्सपोज कराते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। एक्सपोज मतलब उनको मिलवाते हैं किससे, एक्सटर्नल environments so that the plants become the fully autotrophic,
सो प्लांट्स क्या होते हैं, पूरी तरीके से ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं, यानी कि वो खुद का फूड सिंथेसिस कर सकते हैं। जो नेचुरली इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसमें जब हम उनको स्टेबलाइज कर देते हैं या ग्रो करा देते हैं उसके बाद। और बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे, और ये फिगर दिया हुआ है कैलस विद प्लांटलेट्स। ये कैलस कल्चर है और ये नया प्लांट उससे डेवलप हो गया है। और थर्ड है हमारा सेल कल्चर। सेल कल्चर में क्या होता है, सेल्स आर मेंटेन्ड इन द सस्पेंशन कल्चर टू प्रोवाइड फ्री सेल्स एंड देन सब कल्चर्स आर प्रोड्यूस द कंप्लीट प्लांट्स फ्रॉम सिंगल सेल्स। इसमें क्या करता है, मतलब जो सस्पेंशन होता है, कल्चर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक फ्री सेल को ग्रो कराते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सब कल्चर्स को यूज करते हुए हम एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट्स तैयार करते हैं। This technique is now useful to induce the variability in the plant cells and to select the desired cells types and response complete plants from these types. मतलब ये टेक्निक किस लिए यूज करते हैं, प्लांट्स की वेरिएबिलिटी इन प्लांट सेल्स। जो प्लांट्स की वेरिएबिलिटी होती है वो सेल से हम प्रोवाइड करा सकते हैं, मतलब पूरा एक पौधा तैयार कर सकते हैं किसी सिलेक्टेड डिजायर्ड सेल से। ठीक है, और ये सेल कल्चर दिया हुआ हमने यहाँ, मतलब एक सेल सिलेक्ट की है जो कि हमें कुछ कोई डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए, वो वाली सेल हमने सिलेक्ट की और उसे हमने क्या किया, कल्चर मीडियम में डाल के और उससे नया प्लांटलेट्स तैयार कर लिया जो कि एक डिजायर्ड कैरेक्टर रखता होगा, जो हमें चाहिए वही। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं एम्ब्रियो कल्चर पे। एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एसेप्टिक एक्सीजन ऑफ द एम्ब्रियो एंड ट्रांसफरिंग देम टू ए सुइटेबल मीडियम फॉर डेवलपमेंट अंडर ऑप्टिमल कल्चर कंडीशंस। इसमें क्या करते हैं कि जो पूरा एक एम्ब्रियो जो डेवलप हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं टू ए सुइटेबल मीडियम, एक सुइटेबल मीडियम में, फॉर डेवलपमेंट अंडर ऑप्टिमल कल्चर कंडीशन। ऑप्टिमल कल्चर कंडीशन होती है, उसके अंदर हम उसे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए प्लांट, एक एम्ब्रियो का प्लांट्स में डेवलप होने के बाद इन विट्रो, किसमें, इन विट्रो कल्चर में। इन विट्रो क्या होते हैं, वही लेबोरेटरी में, मतलब किसी चीज को ग्रो कराना, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशंस में। इट इज ट्रांसफर टू द स्टेराइल सॉइल और बर्मिकुलेट एंड ग्रोन टू द मैच्योरिटी इन ए ग्रीन हाउस। क्या, इन विट्रो में डेवलप कराने के बाद फिर हम उसे क्या करते हैं, किसी स्टेराइल सॉइल में, मतलब कि जो कि कैसी होनी चाहिए, मतलब किसी भी इंसेक्ट या फिर किसी डिसीज से काफी दूर होनी चाहिए, मतलब वो हेल्दी होनी चाहिए, सॉइल हेल्दी होनी चाहिए ऐसी। उसमें हम क्या करते हैं, स्टेराइल सॉइल में इसको ग्रो कराते हैं, या बर्मिकुलेट और ग्रोन इन द मैच्योरिटी इन ए ग्रीन हाउस। मैच्योरिटी तक क्या करते हैं इसको, ग्रीन हाउस। ग्रीन का हाउस कौन से होते हैं, जो हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, ग्रीन हाउस पता होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, फिर इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। और दिस टेक्निक इज यूज इन द प्रोडक्शन और इंटर-स्पेसिफिक एंड द intergeneric hybrids and that cannot otherwise be accomplished and is also useful in overcoming embryo abortion। और ये टेक्निक हम किस लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स, मतलब कि जो एक ही जनरेशन के वो हाइब्रिड्स हैं उनको हम डेवलप करने के लिए एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एंथर कल्चर पे। एंथर कल्चर में क्या होता है, एंथर कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीडर्स एज इट इज पॉसिबल दैट सो रिसेसिव एलेल्स these haploids plants can be used to produce the homozygous diploid, thus the avoiding the generation of inbreeding। एंथर कल्चर में क्या करते हैं हम, जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं, सेल्स होती हैं, एंथर होता है, उसको हम यूज करते हैं किसको, होमोजाइगस डिप्लॉइड के लिए। एडिशनल बेनिफिट्स such as smaller flowers and the longer flowering times can be ensured by the use of haploid plants as they are generally smaller than their diploid counterparts and will not
result in the pollination induce the senses by being sterile। इसमें क्या करते हैं एडिशनल, इसका बेनिफिट्स क्या है कि मतलब कोई फ्लावर है जो कि स्मॉलर है और उसकी मतलब लाइफ टाइम क्या है, ज़्यादा है, लॉन्गर है, तो हम क्या करेंगे, दो हैप्लॉइड प्लांट्स सेलेक्ट करेंगे जिनको हम क्या करेंगे एंथर कल्चर के द्वारा ग्रो कराएंगे, जिसका कि मतलब फ्लावर लार्ज होगा और उसका लॉन्गर फ्लावरिंग टाइम होगा। एंथर कल्चर आर यूज टू एलिमिनेट viruses in the Pelargonium species, to produce the haploid plants in the Lilium species, and to obtain the different flower colors in Gervera। एंथर कल्चर का जो यूज है किसमें होता है, एलिमिनेट द वायरसेस इन द पेलागोनियम स्पीसीज, जो पेलागोनियम स्पीसीज है उसमें से किसके लिए, वायरसेस को एलिमिनेट करने की मतलब रिमूव करने के लिए, एंड टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट्स इन द लिलियम स्पीसीज, जो लिलियम स्पीसीज है उसके द्वारा हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड टू ऑब्टेन द डिफरेंट फ्लावर्स कलर्स इन द जरवेरा, जो जरवेरा स्पीसीज है उसमें से क्या करने के लिए, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स को प्रोड्यूस कराने के लिए हम एंथर कल्चर को यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारा टॉपिक्स हैं वो लास्ट होते हैं, और हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हु इज द फादर ऑफ एम्ब्रियो कल्चर, तो इसका आंसर अगर आपने सर्च कर लिया हो तो ठीक है, वरना इसका आंसर है फ्रेडरिक कैंपियन स्टेबार्ड। क्या नाम है, फ्रेडरिक कैंपियन स्टेबार्ड। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मतलब और वीडियो होनी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, टॉपिक बताइए आपको किस पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक को आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।